अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजिंग से, चाइना से। अनिल, जैसा आपने कहा कि वहाँ आधिकारिक तौर पर अभी तो कोई रिएक्शन नहीं है, आएगा भी। लेकिन ये हकीकत है कि चाइना जो है वो अफ्रीका में 20-25 साल से, जबकि जियांग ज़मीन के टाइम में जब 2000 में आउटरीच प्रोग्राम शुरू हुआ था, वहाँ से पूरा अफ्रीका में इन्वेस्टेड है। अफ्रीका में न सिर्फ निवेश है बल्कि अफ्रीका में काफ़ी अंदर तक पैर जमा चुका था। अब इस उसके बाद अमेरिका की कोशिश होती रही आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को इस तरह के प्रावधान उसमें जुटाने की, ताकि वो अफ्रीकी देशों की मदद कर सकें। पर ये एक मील का पत्थर यहाँ पर G20 में उनका शामिल होना, इस पर चाइना को रिएक्ट तो करना पड़ेगा ही। अनिल। जी किशोर जी, मुझे लगता है कि ये एक मोदी जी ने एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है उन्होंने कुछ महीने पहले शायद इस बारे में प्रस्ताव पेश किया था। और जैसा कि आप लोग अभी बता रहे थे कि सभी की जी सहमति से जी। हुआ होगा। जाहिर सी बात है कि चीन भी इससे इनकार नहीं कर सकता था, क्योंकि अफ्रीका उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो संदेश तो देना ही चाहेगा, भले ही वो अंदर मन से, माना उदाहरण के लिए अगर हम्म। ना भी चाहे तो उसको कहना ही पड़ेगा कि हम भारत के साथ हैं और इसको अफ्रीकन यूनियन को इस मौके पर साथ लाना चाहते हैं, क्योंकि अफ्रीका में उसके बहुत ज्यादा अपना इंटरेस्ट जुड़ा है। और इसके साथ ही किशोर जी, हमको एक चीज बड़ी देखनी पड़ेगी कि जो उन्होंने भागीदारी राष्ट्रपति ने नहीं की है, उसके बाद जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं और उसके अलावा उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, जैक सुलेवन, जो उनका स्टेटमेंट आया था कि कम इन एंड प्ले द रोल ऑफ स्पॉइलर, चाइना के लिए बोला था। तो चाइना की जो यहाँ पर माउथ पीस है बिल्कुल। ग्लोबल टाइम्स, उन्होंने बोला कि हु इज द स्पॉइलर ऑफ द G20 समिट इन न्यू दिल्ली। उन्होंने इस पर अमेरिका पर कटाक्ष किया है और अमेरिका को ही घेरने की कोशिश की है। और उन्होंने, मुझे लगता है, एक और पॉइंट को जताने की यहाँ पर बात की है कि जो जॉइंट कम्युनिके शायद वहां पर पास न हो पाए, तो दिल्ली के लिए ये जो G20 है, जो बाली में जो समिट हुआ था लास्ट ईयर, उसमें हमने बहुत ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की थी, या बहुत इंपॉर्टेंट हमने वहां पर माइलस्टोन स्थापित किया था। लेकिन शायद दिल्ली में ऐसा ना हो पाए। चीन ने इस पर शंका जताई है, लेकिन किशोर जी, उन्होंने अमेरिका को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 2008 में जिस तरह से मंदी आई थी, उसके बाद ये सब G20 का पूरा सेटअप खड़ा हुआ उस दौरान। तो जाहिर सी बात है, हमें सबको मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन अमेरिका इस क्षेत्र में विवाद भड़काना चाहता है। वो इस एक तरह से वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि चीन के राष्ट्रपति अगर नहीं आए हैं तो उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर अमेरिका की ओर से पेश किया जा रहा है। भारत और चीन के बीच संबंधों वाली ज्यादा बात नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक जो एक अफ्रीकन एक यूनियन चीज वाले अनिल, हैं लेकिन उसको। यहाँ पे जी ये जी 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 जी, किशोर। जो ये अफ्रीकन यूनियन वाले पॉइंट पे मैं कह रहा हूँ कि ये जो दो दो जो हम सुबह से यहाँ देख रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर मौजूद है कि भाई 20वीं सदी में दो धड़े थे कोल्ड वॉर के, जो एक कम्युनिस्ट ब्लॉक था और एक पश्चिमी देशों का ब्लॉक था, लेकिन वो आपस में इंटरडिपेंडेंट उतने नहीं थे। अब क्या जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, इसमें अगर दो धड़े बनते हैं तो वो दो धड़े दोनों धड़ों को धड़े बनने का नुकसान होगा, देख क्योंकि चाइना का भी डिपेंडेंसी है बाकी दुनिया पर, और बाकी दुनिया की डिपेंडेंसी भी चाइना रशिया के साथ है। ऐसे में क्या ये अनिल जी वहाँ पर, या रोहित, मैं रोहित पहले आपके पास आना चाहूँ, ये दो धड़े बनते दिख तो रहे हैं, क्या ये किस दिशा में वहाँ पर जाता हुआ देखा जा रहा है अमेरिका में? क्योंकि जिस तरह से अनिल बता रहे हैं कि वहाँ चाइना में रिएक्शन आया है कि चाइना इसको अमेरिका को ब्लेम कर रहा है कि ये स्पॉइलर G20 का अमेरिका है, और अमेरिका ने इशारा चाइना की तरफ किया है। देखिए, अगर आप अमेरिका की पिछले कुछ 5, 6, 7, 8 साल की अगर मैं कहूँ पॉलिटिक्स देखें इंटरनली, और फॉरेन पॉलिसी भी देखें, भले हमारे प्रेसिडेंट यहाँ पे बदले हैं, उसके बावजूद आप देखेंगे कि चाइना के लिए दे आर नॉट मिंसिंग एनी वर्ड्स। आजकल जो चीजें जो शायद पहले दबे जबान से कही जाती थी, अब नहीं हम्म। कही जाती है अमेरिका से। यहाँ तक कि जो बाइडन ने तो इस समर में उन्हें डिक्टेटर भी कह दिया था, और बाद में फिर उन्होंने जाके करेक्ट किया अपने आप को, कहा कि मतलब मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने शी जिनपिंग को डिक्टेटर भी बोल दिया था। तो देखिए, अमेरिका इस सच्चाई से पूरी तरह वाकिफ है कि दो धड़े में अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड फिर से आ गया है। और हम एक ऐसे अमेरिका की मैं बात कर रहा हूं, एक ऐसे नेशन की बात करें, चाइना की, जो अमेरिका के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी ऑस्टिन का उन्होंने फोन नहीं उठाया था जब उन्होंने फोन किया था बात करने के लिए चाइना में। तो देखिए, अमेरिका को पता है कि हम्म। रियलिटी क्या है। भले ही चीजें को शायद थोड़ा सा टोन डाउन किया जाए, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी जो है वो चाइना फर्स्ट बन चुकी है। और आने वाले समय में हम इसमें और बाकी सारी चीज देखेंगे। और कहीं ना कहीं भारत से जो अमेरिका के संबंध भी उभरे हैं, अच्छे हुए हैं, उसकी वजह भी बार बार ये बताया जाता है अमेरिका में कि उसकी वजह भी चाइना है। किशोर। जी हाँ। तो ये
अब उस सवाल पे, क्योंकि अब ये उस सवाल की तरफ बढ़ रहा है कि ये रशिया का रोल इसमें, क्योंकि भारत ने यूक्रेन वॉर में भी दिखा दिया कि रशिया के खिलाफ खड़ा होने के लिए अगर अमेरिका के साथ जाना होगा तो वो भारत नहीं करेगा, वो भारत नहीं देखिए करेगा। बिल्कुल किशोर, ये बात एकदम भारत ने अब क्लियर कर दी है, ये तो कई मंचों से कर चुका है। एक और बड़ी बात की तरफ मैं प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी जी ने बोला उसकी तरफ इशारा करना चाहूंगा कि पीएम ने साफ ये कहा कि एक ट्रस्ट डेफिसिट, कोरोना के बाद से ट्रस्ट डेफिसिट की स्थिति बनी है ग्लोबल पूरे एरिना में, और अब उस विश्वास को, उस भरोसे को दोबारा से कायम करना होगा। ये इशारा शायद चाइना की तरफ, ये इशारा भी बिल्कुल चीन की तरफ ही माना जाए। बिल्कुल किशोर, चीन की तरफ भी। और एक 2-3 पॉइंट और मैं जोड़ना चाहूंगा। जैसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अभी साउथ अफ्रीका गए थे ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने, पीएम मोदी भी गए थे। आपको याद होगा चीन को कई बार, मुझे लगता है ऐसा कि ये भी लगता है कि एससीओ की मेजबानी भारत कर रहा था, विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, फिर यहाँ सम्मेलन भी होना था, भारत ने उसका आयोजन वर्चुअल तौर पर किया। ये बात कहीं ना कहीं शी जिनपिंग को शायद नागवार गुजरी होगी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी, ब्रिक्स और एससीओ ऐसे संगठन है जिसमें माना जाता है कि दबदबा जो है चीन और रूस का है दोनों, क्योंकि और एससीओ में तो बहुत दबदबा है क्योंकि वहाँ 2 ही लैंग्वेज है, रशियन लैंग्वेज और चीनी लैंग्वेज जो है वो वहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज है। एक भारत की तरफ से ये कोशिश की गई कि ब्राजील में प्रधानमंत्री जाकर एक पॉजिटिव संदेश दे, लेकिन शी जिनपिंग जो कि ब्रिक्स की बैठक में गए थे, आप यहाँ आ सकते थे, आसियान में भी जा सकते थे, आसियान में भी वहाँ वो नहीं गए, तो ये एक गलत मैसेज डिप्लोमेटिक तौर पे देने की कोशिश की। और जो घटा वहाँ ब्रिक्स में, जिस तरह से भारत की तरफ से कुछ और कहा गया, चीन की तरफ से कुछ और कहा गया प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के अनौपचारिक मुलाकात को, तो वो भी एक मुझे लगता है वजह हो सकती है। और शी जिनपिंग की आदत है, आपको याद होगा चीन की आदत है, जब विदेश मंत्री रशिया की भूमिका क्या उसका अंदाजा है एलएसी विवाद के बाद जब घटा, पहली बार मीटिंग जो उच्च स्तर पे हुई वो मॉस्को में होती है, जब थोड़ा सा बर्फ पिघली चीन और भारत के बीच में। उसके बाद ब्रिक्स में ये कोशिश हुई थी कि दोनों देशों के बीच आपस में कुछ सहूलियत हो। चीन के विदेश मंत्री जब पहली बार आए थे एलएसी विवाद के बाद, उसकी घोषणा भी भारत ने नहीं की थी, चीन भी नहीं कर रहा था। अंतिम वक्त में कुछ घंटों के लिए आए थे और वो घोषणा की नहीं, तो इसमें अंतिम तक लटकाना चीन की आदत है, पहला, क्योंकि उनकी पॉलिसी का हिस्सा भी है। अनिल इसमें अगर भारत, रूस और चीन का मामला देखा जाए, उसमें रूस के खिलाफ उस तरीके से अमेरिका के साथ उस लेवल तक भारत बिल्कुल दिख नहीं रहा, दिखना चाहता नहीं है और साफ कर चुका है कि नहीं रहेगा। अब ऐसे में चीन और भारत के इस संबंध को आप कैसे देखते हैं, इस त्रिकोण को आप कैसे देखते हैं, वहां पर चीन में कैसे देखा जा रहा है, रूस, चीन और इंडिया? देखिए, जैसा कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज ये सामने आ रही है कि एक और तो हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स की, जो कि जिस पर पश्चिम का दबदबा ना हो, जिस पर जो हम G7 से अलग या फिर G20 से अलग इस तरह के मंच बनाना चाह रहे हैं, जहां पर कि दक्षिण साउथ की बात हो या फिर भारत और चीन जैसे देशों की बात हो। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि G20 के मंच पर चीन के राष्ट्रपति नहीं आए हैं, या फिर भारत और चीन के बीच जो यहाँ पर आपसी दरार जो है बहुत स्पष्ट तौर पर दिखी है। तो ऐसे में हमको ये समझना होगा कि जिस तरह से आप ब्रिक्स को मजबूत करना चाहते हैं, और जोहानसबर्ग में जो आपने बात की और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, अभी आपके वक्ता जो भी बता रहे थे कि शी की ओर से, चीन की ओर से अलग बयान आया और भारत की ओर से अलग बयान आया, मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ऐसे में जो ब्रिक्स जैसे ब्लॉक हैं या ब्रिक्स जैसे संगठन हैं, उनके सामने ये आसान नहीं होगा आने वाले समय में उनको आगे बढ़ाना, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चीन और भारत अगर नहीं आते हैं साथ में, या उनके बीच कहीं ना कहीं मतभेद रहते हैं इन तमाम मुद्दों पर, तो ब्रिक्स जैसे जो संगठन है या फिर G20 की भी सफलता बहुत हद तक, क्योंकि भारत और चीन न केवल विश्व की दूसरी और पांचवी जी, शायद अनिल से संपर्क हमारा बीच में कट गया है। तो खैर, लौटते हैं अफ्रीकन यूनियन के मुद्दे पर, और अफ्रीकन यूनियन का शामिल होना G20 में भारत के लिए क्यों बड़ी उपलब्धि है, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। 55 देश हैं, आप याद रखिए, ये 55 देश एक बड़ा ब्लॉक अफ्रीका का यहाँ जुड़ रहा है, G20 में शामिल हो रहा है। और भारत के पहल पे शामिल होने पर
ये एक भारत के लिए, भारत को यहाँ न सिर्फ G20 में मजबूती दे रहा है, बल्कि याद रखिए UN में बार बार जो बात हो रही है कि सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बढ़ाने हैं और उनमें भारत को शामिल करना है, उसमें भी ये 55 देशों के वोट जो हैं वो अहम होंगे। 55 देशों के वोट उस मुद्दे के लिए भी अहम होंगे, खासकर तब जब अब जो बाइडेन ने फिर खुले तौर पर कह दिया है कि भारत की स्थायी सदस्यता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, उसको वो समर्थन करते हैं। अफ्रीकी यूनियन के ये 55 देश शामिल किए गए आज। G20 अब G21 कहलाएगा। उसके पीछे वजह है पीएम मोदी। दुनिया का बड़े से बड़ा देश, विश्व के दिग्गज से दिग्गज नेता जो नहीं कर पाए, वो नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। क्योंकि दिल्ली दरबार में सजी दिग्गजों की मीटिंग में अफ्रीकन यूनियन को G20 में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जा चुका है कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। G20 विश्व के 20 सबसे ताकतवर देशों का एक समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, कूटनीतिक और पर्यावरण के मुद्दों पर अपने विचार रखता है, साथ ही इसका हल निकालने की कोशिश करता है। लेकिन अब से G20 को G21 कहा जाएगा। अफ्रीकन यूनियन में 55 देश शामिल हैं। पिछले कुछ सालों में भारत विकासशील देशों, खासकर अफ्रीकी देशों की चिंताओं और चुनौतियों की आवाज बनकर उभरा है। अफ्रीकी संघ को G20 की सदस्यता दिलाने का लक्ष्य भारत का बहुत पहले से था, लेकिन दिल्ली में G20 सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को सदस्यता दिलाकर भारत ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि अर्जित की है। इससे अफ्रीकी देशों में भारत को बढ़ने का मौका मिलेगा, तो दूसरी तरफ अफ्रीकी संघ के देशों का विश्वास भी भारत पर बढ़ेगा। ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पे इस फैसले से भारत की अहमियत बहुत बढ़ी है। पीएम मोदी अफ्रीकी यूनियन को G20 का सदस्य बनाने की वकालत करते आ रहे हैं। उसी का नतीजा रहा कि आज जब उन्होंने इन महाशक्तियों के मंच पर समर्थन मांगा तो उन्हें साथी देशों की हामी मिली। अब ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने की भारत की महत्वाकांक्षा को ये नई ताकत देगा।